मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 6 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। बागेश्वर में खनन निगरानी के लिए हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 18 पद बढ़ाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे थराली। न्याय यात्रा के दौरान थराली में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नगर पंचायत के नए पदाधिकारियों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। लंगड़े घोड़े पर गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, गोबर गौमूत्र से ऊपर नहीं उठा व्यक्ति राज्यसभा जा रहा। पनार नदी में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। खनन रोकने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। समस्या का समाधान नहीं करने पर करेंगे आंदोलन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां खबर लोहाघाट से है। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की रेगांव ग्राम सभा के फिरकोला और जमाड़ तोक में बहने वाली पनार नदी में अल्मोड़ा के खनन कारोबारी बेखौफ होकर जिले में धड़ल्ले से मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चंपावत और अल्मोड़ा जिले की सीमा में खनन कारोबारी उनके गांव में पनार नदी से मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने अवैध खनन का वीडियो बना लिया। अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर से मुलाकात कर अवैध खनन में रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये दिक्कत ये आ रही है, जैसे अल्मोड़ा पे आपका जिला खनन ने उनको टेंडर दिया गया है, तो वो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अवैध खनन कर रहे हैं। तो पनार से लगा हुआ जो गांव है फिरकोला, तो उसको कट आउट हो रहा है वो, और उसी के लिए अभी एसडीएम साहब के यहाँ हम आ रखे हैं ज्ञापन देने के लिए। और कल की डेट में ये चीज़ नहीं होती है तो हमारा पूरा उग्र आंदोलन रहेगा और गांव वाले सब एक होकर इस चीज़ को बंद करवाएंगे। तो जो गांव से जो लगे हुए जो नदी है, तो नदी से हमारे गांव का कटआउट हो रहा है। दूसरा जो पानी है, पानी दूषित हो रहा है। और तीसरा ये हमारे एक साइड से जो अवैध खनन किया जा रहा है, तो उससे हमारे गाँव को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। फिरकोला तोक है जो है पूरा प्रॉपर 80 तोक है और जमाड़ तोक है। इसमें जो अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी हैं वो अल्मोड़ा जिला में खनन न करते हुए खनन चंपावत जिले के एरिया में कर रहे हैं। साथ ही जहां पनार नदी पहले बहती थी उस जगह पर पनार नदी को न बहते हुए पनार नदी पूरी चंपावत जिले के एरिया में कर दिया गया है, जिससे हमारा फिरकोला तोक की पूरी उपजाऊ जमीन के साथ साथ हमारे फिरकोला तोक के गाँव को भी खतरा बना हुआ है। साथ ही जो रेता और रोड़ी धुलाई वाला पानी है, उस पानी को पाइप लगाकर प्रॉपर पनार नदी में छोड़ दिया गया है, जिसको आदमी तो क्या जानवर भी पीने के लिए काबिल नहीं रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से यही मांग है कि नदी का रुख जहां पर है वहीं का इसका खनन कारोबार जो है चंपावत जिले में बंद किया जाए, और दूसरा जहां पर पनार नदी बहती थी उसी इलाके में की जाए। आगर के जड़ में उसने खनन कर रखा। रात को सुबह से 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक खनन होता है। कल के दिन हमारे परिवार मर जाएगी तो उसका जिम्मेवार वो रहेगा। सर हमारा तो वैसे जाने वाला है, और जड़ से खनन कर दिया उसने। और जो खनन में जो पानी लग रहा है, पनार नदी से मोटर लगा रखी है, वो मोटर जो है उसका पानी नदी में बहता है। परसों मेरी मसान पूजा थी नीचे भूमका में, भूमका से पानी लेने के लिए हम फिरकोला से ऊपर धारे में गए। हम प्रशासन से ऐसे मांग कर रहे हैं, ऐसा अवैध खनन नहीं होना चाहिए और तुरंत उसमें रोक लगाई जाए। नहीं तो रोक नहीं लगती है, हम पूरा गांव की लेडीजें लेके उसको सारा जड़ से उखाड़ देंगे, उसकी फरम। हम ऐसा करने को तैयार हैं जी। इधर लोहाघाट में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जल संस्थान ने हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सुई गांव के लिए पेयजल लाइन बिछाई गई थी। इसी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश पांडे ने बताया कि पेयजल लाइन बिछाने के लिए जल संस्थान ने उनके खेतों में किनारे से 3 से 4 फीट की गहरी नालियां खोद दी और पाइपलाइन बिछा दी। पाइपलाइन बिछाने के बाद सुई के चनकांडे तोक में नालियों को खुला छोड़ दिया गया। इन क्षेत्रों में घास काटने के लिए जाने वाली
3 से अधिक महिलाएं इन खुली नदियों में गिरकर चोटिल हो गई है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी जल संस्थान ने पेयजल लाइन की नालियों को नहीं भरा, जबकि यह विभाग की जिम्मेदारी बनती है। मामला यह है, घर जल नल की एक स्कीम चली हुई थी, उसके तहत जल संस्थान ने किसी ठेकेदार को काम दिया होगा, बट लापरवाही इतनी जबरदस्त है कि कम से कम वो लाइन 250 से 300 मीटर लगभग है, वो लाइन बनी, पाइप गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए, पाइप बिछाने के बाद इतनी घोर लापरवाही कि उसको ढकने के लिए किसी ने पलट के नहीं देखा। महिलाओं के जो है बड़े उग्र तेवर हैं और एक बार चेतावनी देने के बाद हम अवश्य आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है। इस तरह की घोर लापरवाही चंपावत जनपद जिले में, जो मुख्यमंत्री का जिला है, ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि भाई तुम गड्ढे को, उसका पेमेंट ठेकेदार को पूरा किया जाता है, नाली खोदने का भी, नाली ढकने का भी। भगवान बद्रीनाथ के खजांची और यक्षराज कुबेर अपने पारंपरिक वार्षिक भ्रमण के अंतर्गत बामण गांव पहुंचे। हर साल जेठ महीने में आयोजित होने वाले यह धार्मिक आयोजन ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और उल्लास का अवसर होता है। बामणी गांव, जिसे भगवान बद्री विशाल जी के हकूकदार गांव के नाम के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। परंपरागत रीति से आज दिन में भोग के बाद श्री बद्रीनाथ मंदिर में गांव वासियों ने भगवान कुबेर को सुसज्जित डोली में विराजमान कर उर्वशी मंदिर ले जाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान विभिन्न भोग अर्पित किए गए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहां दिन में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रास्ते से गुजर रहे राहगीर छाता लेकर चलने को मजबूर है। हरिद्वार में गंगा नहर में गंगा घाटों पर भी गंगा में नहाकर लोग गर्मी से निजात पा रहे हैं। वहीं कई समाज सेवी भी रास्तों पर शरबत बांटकर गर्मी में राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आए, फिर यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, जूस वगैरह पिया, थोड़ा जब आराम से मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गंगा जी में नहाए, फिर यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, जूस वगैरह पिया, थोड़ा जब आराम से मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग में कार्यरत 8 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई कमेटी पर कुलपति ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर हेमलता ने कहा कि 2013 और उसके बाद नियुक्त संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए यूजीसी की ओर से जवाब मांगा गया था, जिसको लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। यह हाई पावर कमेटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। बता दें कि कार्यवाहक कुलपति ने नियमितीकरण संबंधी कमेटी बनाने पर सवाल उठाए हैं। जिन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है, उन्हें हाईकोर्ट से भी अयोग्य घोषित किया जा चुका है। कुछ लोगों को 2013-2014 में रिक्रूटमेंट हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल है वो लोग, और उनका जो केस है उसको डिसाइड करने के लिए यूजीसी बार बार हमसे कुछ कुछ पत्र मांगती रहती है कि उनका कितना डीए दिया या नहीं दिया, उनका बीओएम हुआ या नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें पूछते रहते हैं। उसके विवरण हम देते रहे। फिर हम जो है नया जो है पिछले साल अगस्त में ही हम रिक्रूट हुए, तो इन पूरा केस को समझने के लिए और आगे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाने के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिसके द्वारा वो पूरा देखेंगे, उसमें विस्तार में जानकारी हमें देंगे क्या क्या हुआ और क्या हो सकता है, और वो हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 6 प्रस्ताव आए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि 6 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बागेश्वर में खनन को लेकर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत 18 पद बढ़ाए गए। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है।
पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को मोनेटाइज करने के लिए पीपीपी मोड में देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है नगर मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के शोध की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। और भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस को अपनी यह यात्रा उन राज्यों में निकालनी चाहिए जहां उनकी सरकार है। देवभूमि के देवत्व को बनाए और बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कड़े फैसले लिए हैं जो काम कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुए हैं। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उन पर हुए अत्याचार पर कड़े फैसले के साथ ही कड़े निर्णय लिए हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी खुलेआम घूमते हुए नजर आते थे। कांग्रेस को तो जहां उनकी गिनी चुनी सरकार 1-2 जगह है या मिली जुली सरकार 1-2 जगह है, उनको यात्रा वहां निकालने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देवभूमि के देवत्व को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने कड़े निर्णय और प्रभावी निर्णय हम लोगों ने देखे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि कांग्रेस दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती है। और दुर्भाग्यवश कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि किसी के विचारों को रोकना मैं समझती हूँ कि आप हम सबके बस की बात नहीं, लेकिन जब वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो कृत्य करने के बाद में संबंधित कांग्रेस के ज़माने में हमने स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के ज़माने में हम, मोदी जी के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम सबकी ये भी कोशिश है कि महिलाएं आज के समय में जितनी सजग है उससे अधिक सजग हों। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए किसी भी कोतवाली, किसी भी थाने जाने में, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने में कोई कोताही न बरती जाए, ये स्पष्ट निर्देश है। तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो इसलिए कांग्रेस को तो भगवान सद्बुद्धि दे और उन्हें ये यात्राएं जो है वो अपने शासित राज्य जो गिने चुने या मिले जुले हैं वहाँ निकालनी चाहिए। कांग्रेस में शुरू हुई लंगड़े घोड़े की चर्चाओं का राजनीतिक बाजार गर्म है। जहां कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने लंगड़े घोड़े की बात कर इसे भाजपा के लिए सीआर मुद्दा बना दिया है। आपको बता दें, दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के कई अच्छे लंगड़े घोड़े हैं जिन घोड़ों पर उनकी नजर है। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर तंज कसा है। आगे उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट की आधी बात से वह सहमत है। मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं वह कांग्रेस पृष्ठभूमि से है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गोबर गौमूत्र से ऊपर नहीं उठा, जिसके विधायक रहते पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया। मैं सहमत हूं उनकी आधी बात से कि रेस वाले कई घोड़े वहां चले गए, इसीलिए मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं उनमें 75% जो मंत्री है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। और अगर वहां रेस के घोड़े होते तो एक ऐसा व्यक्ति जो गोबर और गौमूत्र से ऊपर उठा नहीं, जिसके विधायक रहते हुए पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया, जिसके अपनी विधानसभा में 17 लोग करंट से मर गए और कंपनी का ऑडिट क्लियर हो गया, ऐसे आदमी राज्यसभा में जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहां रेस के घोड़े है ही नहीं। महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है, नहीं तो महेंद्र भट्ट में कोई योग्यता थी राज्यसभा जाने की। और प्रदेश में एक और 4 धाम यात्रा चल रही है, तो वहीं आगामी 15 जून को नैनीताल जनपद स्थित कैंची धाम में स्थापना दिवस मनाया जाना है। लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को जाम के झाम से कई घंटों तक जूझना पड़ रहा है। कैंची धाम की ही बात करें तो हल्द्वानी भवाली होते हुए कैंची जाने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को करीब 3 घंटे के सफर को तय करने में ही 7 से 8 घंटे का समय लग रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जाम के चलते
जहां स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों को व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम जाम को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और सरकार को 1 माह का समय दिया था, लेकिन अभी तक समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया गया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो अब वह पूरा भवाली जाम करके एक साथ ही कमिश्नरी का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। हम यात्रा से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी आपके कैमरे में कि ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर होगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी खत्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे कुछ व्यवस्था या आश्वासन नहीं देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरा भवाली जाम करेंगे और उससे भी नहीं चेतेंगे तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे। उससे भी नहीं चेतेंगे हम पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लोगों को बुलाकर मैं मुख्यमंत्री के घर में भोजन करूंगा। और खबर देहरादून से, जहां आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकें जारी है, तो वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की बैठक जिस तरह से चल रही है तो उसमें विध्वंस की शुरुआत भी हो चुकी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है, भाजपा अपने पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में भेजेगी और जिला स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्येक ग्राम सभा में इस बार भाजपा का कार्यकर्ता प्रधान का चुनाव लड़ेगा। साथ ही बीडीसी वार्ड में भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की बैठक अभी से अगर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस में आज से द्वंद्व प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी चुनाव की तिथि घोषित होती है, हमने प्रेक्षकों को हम लोग भेजेंगे। हमारे प्रेक्षक प्रत्येक जिलों में जाकर और जिला पंचायत स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। हमने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान का चुनाव लड़ेगा। बीडीसी वार्ड में हमारा कार्यकर्ता बीडीसी चुनाव लड़ेगा। और जैसे पिछली बार हमने सभी विकास खंडों में, अधिकतर विकास खंडों में हमने अपने ब्लॉक रूम बनाए थे, जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराया था। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को और अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का हम अपने ब्लॉक रूम बनाए। इधर देहरादून नगर निगम में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर स्वच्छता समितियों की जांच शुरू हो गई है और सरकार को इस मामले में न्यायालय को जवाब भी दाखिल करना है। गौरतलब है कि बीते दिनों स्वच्छता समितियां के नाम पर करोड़ों के वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच भी हुई थी और जांच रिपोर्ट फिलहाल ठंडे बस्ती में पड़ी हुई थी। न्यायालय ने जब इसमें दोबारा हस्तक्षेप किया तो सरकार जागी और अब इस नई कवायद शुरू हो गई है। हाईकोर्ट में भी है और अब एफआईआर लॉन्च भी हो गई है। एक तो जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें तो 99 की बात की गई है, एक सीमित दायरे में वो जांच हुई है, तो जांच का दायरा बढ़ना चाहिए और ये आउटसोर्सिंग तक जाना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ लोग गलत ढंग से वहां पर लगाए गए थे, ऐसे अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला। और इसमें यह भी स्पष्ट जानना चाहिए कि वहां पर आईएएस बैठते हैं, उनके नीचे पूरी टीम है। आखिर इतने लोगों से फिल्टर होकर तब कई पेमेंटें होती हैं, तो कैसे ये सब हो गया? तो किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, किसने अपने दायित्व के प्रति अनदेखी की है, लापरवाही की है, वे सब लोग इसमें आने चाहिए और वो सब दंडित होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इसका दायरा बढ़ना चाहिए और इसे स्वच्छता समिति तक न रहकर ये आउटसोर्सिंग तक भी जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इधर खटीमा के इस्लाम नगर में राज्य आंदोलन में जान गंवाने वाले शहीद सलीम का घर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन तहसील प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। शहीद के पिता अब्दुल रशीद कई बार जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगा चुके हैं। अब्दुल रशीद का पूरा परिवार बरामदे में गुजर बसर कर रहा है। बारिश आने वाली है, ऐसे में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मेरा लेंटर जो है गिरने वाला है, मेरे बच्चे दब जाएंगे। एसडीएम साहब, मेरे बच्चे दब जाएंगे और आप चल के मेरा देख ले। मेरे इस मकान का सर्वे भी हो गया, सर्वे करके ले गए थे, मतलब सब तहसीलदार और तहसील वाले कहीं हाँ आपका ये सब कमरे हम बनवा देंगे, आप बिल्कुल बेखटक रहो। जब लोग लेंटर 9:30 बजे सुबह के 9:30 बजे लेंटर गिर गया मेरा। मेरे बच्चे
जब जाते थे वो बाहर थे, हम चाय पी रहे थे, ना हमारा लीटर हमारे बच्चों के ऊपर गिर जाता। तो मदद चाहते हैं और धामी जी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद भी है। अब धामी जी ने बिल्कुल देना, पता नहीं क्या बात है। अब उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है और मानसून भी अब धीरे धीरे उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर देगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह पर भारी बारिश और कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं और गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे यह माना जा रहा है कि बारिश के चलते तापमान में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है, वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी इस दौरान जो उत्तराखंड के जनपदों में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के समय जो घाट गदेरों के आसपास लोग रह रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं तो उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जल स्तर अचानक से बढ़ सकता है। साथ ही जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी आगे जो है धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार रूट की विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने 50,000 रुपए की गड्डी गेट पर फेंक दी, जिसके बाद इस मामले में एचआरडीए के एक कर्मचारी की तहरीर पर सिविल लाइन कोतवाली में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह समेत 10 नामजद और कई अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोध जताना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकारी करेंसी का अपमान किए जाने को भी गलत बताया। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रुड़की में एक तहरीर प्राप्त हुई, उस तहरीर के आधार पर वहाँ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, इस प्रकार के तथ्य उस कंप्लेन में थे और उनकी पुष्टि भी उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आगे विवेचना चल रही है, जो लोग थे उनका चिन्हीकरण करके किसकी क्या भूमिका है उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। एचआरडीए में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कुछ गलतियां हैं और भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि महक सिंह एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो राजनीति में हमें अपनी बात रखने का, अपने साथियों के साथ जाके बात रखने का एक मर्यादा है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। उन्हें अगर अपनी बात रखनी थी तो लिखित में उन्हें एक वहाँ अपना ज्ञापन देना था, और जिस तरह से उन्होंने नोट फेंके और या कोई अन्य ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो संसदीय श्रेणी में नहीं आती है, तो गलत। इधर खटीमा तहसील परिसर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। जब तक आसपास के लोगों ने दौड़कर बचाने का प्रयास किया, तब तक वह लगभग 60% जल चुका था। आनन फानन में 108 सेवा के माध्यम से झुलसे व्यक्ति को खटीमा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। 108 से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% बर्न है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बर्न सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।